हाँ जी, वर्चुअल बैंकिंग का मतलब क्या है, जहाँ पर आप केवल चीज़ें फील कर सकते हो, आपको दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं वर्चुअल। ठीक है, ये मैं आपको जो टिपिकल वर्ड्स आ रहे हैं वो समझाती जा रही हूँ, बुक के बीच में से पढ़ाने का ये बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूजर विद अ पीसी एंड अ ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? जो आप ये गूगल क्रोम जिसके थ्रू हमारी कोई भी साइट चलती है उसको हम ब्राउजर कहते हैं ना, वो जो है बैंक की वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है और किसी भी तरह की वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन कर सकता है। वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन मतलब हाँ जी, आप जाकर पैसा विड्रॉ कर सकते हो, आप अपनी पासबुक जैसे देखा आपने प्रिंट कर सकते हो, आप अपनी स्टेटमेंट देख सकते हो, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। द बैंक हैज़ अ सेंट्रलाइज डेटाबेस दैट इज वेब एनेबल्ड। सेंट्रलाइज डेटाबेस मतलब एक उनके पास समझ लो एक डेटाबेस फाइल बनी होती है जिसमें आपके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। आप देखते होगे कि फ़ौरन आपका बैंक का, आपके बैंक में कितना पैसा है, बैलेंस कितना है, कितना कब कब कितना पैसा कहाँ यूज़ हुआ, वो आपके पास हर समय रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो अब हम इसकी अगर बेनिफिट्स की बात करें तो देखो बेनिफिट्स हम पहले कर चुके हैं, वेरियस बेनिफिट्स हैं। देखो हाँ, इसके देखो ये भी आपके बहुत आते हैं इसमें फुल फॉर्म्स। These types of services provided by the banks on the internet called e-banking lowers the transaction cost। बैंकों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर देती है। ऐड वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप। हमारे जो बैंक जितनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देता है इंटरनेट पर कस्टमर के, उसके साथ उतने अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। हम उस बैंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो हमें अच्छी घर बैठे सुविधाएं दे रहा है। एंड एम्पावर्स कस्टमर। हम लोग भी एक तरह से एम्पावर का मतलब हमारे पास, हमें लगता है कि हम स्ट्रांग है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। देखो जब हमारे हाथ में, मुझे जैसे हम लोगों को एक तरह से एक सिक्योरिटी रहती है कि अरे जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, हमारे पास अपने फ़ोन पर हमारे पास ई बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हमारे ऊपर एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ हमारे पास पैसे अवेलेबल है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसको फटाफट यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं लेकिन हमें उसको निकालने के लिए, यूज़ करने के लिए फिजिकली बैंक में जाना है, तो हम उतना फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं रहते जितना कि हम ई बैंकिंग के थ्रू और ज़्यादा सिक्योर रहते हैं कि अरे कोई प्रॉब्लम आई फट से मेरे पास है ना ई बैंकिंग। आप लोगों के मुंह से भी ये शब्द निकलते होंगे, आपके पास मान लो एटीएम कार्ड है, आप लोगों को मिला है, स्टूडेंट्स को अभी नहीं मिला, आपने अपने घर में किसी को देखा होगा ये बात कहते हुए, एटीएम अरे कोई बात नहीं, कोई फटाफट निकाल लेंगे, एटीएम है कोई बात नहीं, फीस फटाफट पे हो जाएगी, यानी कि हमारे अंदर एक सिक्योरिटी रहती है। ई बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैनी बैंक्स। मैनी बैंक्स नहीं, अब तो एवरी बैंक हो गई है, एक तरह से हर बैंक दे रहा है। दैट अलाउज अ कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। देखो कौन सी, मैनेजिंग सेविंग्स अकाउंट, आप अपनी सेविंग्स को मैनेज कर सकते हो, चेकिंग अकाउंट बैलेंस, अप्लाइंग फॉर लोन, आप अपने लोन्स को अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू, और पेइंग बिल्स ओवर द इंटरनेट। और आप कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट करनी है, बिल का मतलब किसी भी तरह की पेमेंट वो कर सकते हो। ठीक है, द रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग आर, देखो इसकी आती है फुल फॉर्म, ये आपके पेपर में मल्टीपल क्वेश्चंस में आ सकते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म, आपने एटीएम वर्ड तो बहुत सुना होगा, कभी उसकी फुल फॉर्म सोची है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। पीओएस, आप जब कभी कार्ड स्वाइप करते हो तो अगर आप कभी देखो तो अगर आपने कार्ड स्वाइप करके किसी को पेमेंट की हो तो आपको पीओएस का मैसेज आता है कि आपने पीओएस पर आपने पेमेंट की है। तो कहीं पर अगर आपने कार्ड मशीन के थ्रू कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स, पीओएस। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई, एंड क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश, एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंक फंड ट्रांसफ़र, ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक फंड ट्रांसफ़र, ईएफटी। और दो जो मेन तरीके हैं ईएफटी करने के, अगर आपने कभी वर्ड सुने एनईएफटी एंड आरटीजीएस, एनईएफटी वर्ड सुना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आरटीजीएस, इसकी बेटा फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, पेपर में ज़रूर आती है हर साल। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों में क्या अंतर होता है? एनईएफटी एंड, आजकल एक तो आईएमपीएस बहुत चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी पेमेंट सिस्टम मोबाइल के थ्रू, ठीक है, और एक हो गया आपका एनईएफटी और एक आरटीजीएस। आईएमपीएस, एनईएफटी एंड आरटीजीएस आज के, और एक यूपीआई पेमेंट है ना, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस,
ये जो 4 तरीके हैं, एक नेट बैंकिंग तो है ही, नेट बैंकिंग में तो प्रॉपरली हमें लॉग इन करना पड़ता है उनकी वेबसाइट पर उसमें ही NEFT और RTGS एक ऐसा तरीका है, हम या तो नेट बैंकिंग के थ्रू खुद कर सकते हैं या बैंक में जाकर भी करवा सकते हैं। NEFT 2 लाख रुपए से कम के अमाउंट की होती है। 2 लाख रुपए से कम का अमाउंट अगर आपने किसी भी दूसरी जगह सिक्योरली भेजना हो तो आप NEFT करवा सकते हो। IMPS में क्या होता है, हम अपने आप पैसे खुद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, लेकिन उसके लिए आपको अपने मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होती है। मोबाइल ऐप में उस व्यक्ति को जिसको आपने पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं उसका पूरी आपको डिटेल सेव करनी होती है, और उसकी सभी बैंक्स ने ज़्यादातर लिमिट्स लगा रखी हैं कि ताकि फ्रॉड्स वगैरह ना हो। कई बार होता है ना, लोग गलत तरीके से अपना नाम ऐड करवा के अपने नाम फंड ट्रांसफ़र ना करवा ले। ज़्यादातर बैंक से हमें 24 आवर्स के बाद हमें उस व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन करने की परमिशन देते हैं, और फिर हम उसे ट्रांजैक्शन करते हैं। छोटी ट्रांजैक्शंस अलाउड होती हैं ज़्यादातर केसेस में, लेकिन NEFT में आप 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉनिकली पैसा भेजना चाहते हो तो NEFT खुद कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, या बैंक में जाकर बैंक वालों को कह सकते हैं कि आप हमारी NEFT कर दीजिए। उसमें क्या होता है, आप जब बैंक को NEFT के लिए कहकर आते हो तो आप एक फॉर्म भरते हो, बैंक को एक फॉर्म भर के देते हो। बैंक आपके नाम से पैसे ट्रांसफ़र करता है, लेकिन पैसे इमीडिएटली नहीं पहुंचते, पहुंचने में 1 से 2 घंटा लगता है। वो बंच में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे आज आपने मान लो 11 बजे देकर आए तो बैंक हो सकता है 1 बजे जितनी भी NEFT होंगी और लोगों की भी अगर रिक्वेस्ट आई होंगी तो उन सबका पैसा एक साथ ट्रांसफ़र करेगा। तो वो उसमें क्या होता है, नेट किया जाता है, नेट इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की बैंकों का कुछ उनका अपना सिस्टम होता है कि नेट अमाउंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उसमें 1 से 2 घंटा लगता है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि एक तो ये मिनिमम 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का अमाउंट होता है, और RTGS अगर कोई व्यक्ति पैसा करता है तो उसमें तुरंत बैंक जो है उसी टाइम पर वो पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, आप NEFT और RTGS जैसे कि मैंने आपको बताया, नेट बैंकिंग आप वेबसाइट पर लॉगिन करके खुद भी कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आप बैंक में जाकर बैंक्स के थ्रू भी करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की यूज़ हुई, आपका पैसा तुरंत दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म जितनी भी मैंने आपको बताई हैं सारी लर्न कर लेना। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। देखो, पहला डिजिटल पेमेंट एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। आप फटाफट, आप कभी भी अगर आपने ई बैंकिंग के थ्रू पैसा दे रखा है तो आपके पास स्टेटमेंट में वो पैसा आ जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है, आप तुरंत वो मैसेज दूसरे व्यक्ति को शेयर कर सकते हो। उसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन ID, टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ होता है कि किस टाइम पैसा किसके अकाउंट में किस ट्रांजैक्शन ID से ट्रांसफ़र हुआ, तो उसका पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाता है। ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर्स सर्विस 365 डेज, ये मैंने आपको बता ही दिया है। कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रैवलिंग वाया मोबाइल। टेलीफोन से भी हम कर सकते हैं, है ना, कहीं से भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। और इसके बाद इट इनकलकेट का मतलब बढ़ावा देना, हमारे अंदर एक आदत डालना। इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। आपने अगर फ़ोन भी रिचार्ज करवाया, अगर आप किसी से कैश में करवाते हो, आपने इवन अगर आपने ई ट्रांजैक्शन करते हुए खाने पीने के लिए भी कोई चीज़ मंगवाई, जनरली क्या होता है, छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जैसे ही जब ई ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमारे पास हर तरह का, हमारा हर खर्चे का रिकॉर्ड आ जाता है, जिससे कि आप फ्यूचर में अपना फाइनेंस कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, आप अपनी आदतों को मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारे अंदर एक तरह से इसको कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि हम देखते हैं, हम अपने ऊपर एक बजट बनाकर अपना ये रिकॉर्ड रखते हुए कि हमने किस चीज़ पर कितना खर्चा किया, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाती हैं। तो इस तरह से व्यक्ति के अंदर अपने फाइनेंस को एक मैनेज सही तरीके से यूज़ करने की आदत पड़ती है। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन बताया ये कि बहुत ज़्यादा होती है, और इससे बैंकों को भी, लोगों को तो फ़ायदा होता ही है। देखो बैंकों को क्या बेनिफिट है, इट प्रोवाइड्स कम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। बैंकों को जो ज़्यादा अच्छी बैंकिंग सर्विस देगा वो बैंक ज़्यादा कस्टमर्स के बीच पॉपुलर हो जाता है। जिसकी जितनी अच्छी इंटरनेट सर्विसेज होती हैं वो बैंक उतना ज़्यादा कस्टमर्स के बीच पॉपुलर होता है, तो एक दूसरे से कंपटीशन करने का मौका मिलता है थ्रू ई बैंकिंग।
ई बैंक जैसे जिसके ज़्यादा एटीएम्स होंगे कस्टमर उनके पास ज़्यादा जाना चाहेंगे, जिसके एटीएम्स में आसानी से पैसा मिल जाता है, जिसकी वेबसाइट लगातार चलती रहती है, तो कस्टमर उनके पास जाते हैं, तो कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। पहले क्या होता था कि कस्टमर ज़्यादातर उन ब्रांचेज में पैसा उन अकाउंट बैंकों में पैसा अपना अकाउंट खोलता है जहाँ पर उसके नियर बाय ब्रांचेज होती हैं, घर के आसपास हों, ठीक है, उसी में वो जाना प्रेफर करता था जब हमारी सिर्फ ऑफलाइन चलती हैं। लेकिन जब ऑनलाइन चलती है तो हम नियर बाय की बजाय हम उस बैंक को प्रेफर करेंगे जो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहा हो थ्रू इंटरनेट। तो इस तरह से एक तरह से जो बैंक हैं वो घर घर तक पहुंच गए। बैंक की ब्रांच केवल एक जगह तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हर व्यक्ति के पर्स में, हर व्यक्ति के लैपटॉप में, हर व्यक्ति की, और आजकल मोबाइल्स के थ्रू हर व्यक्ति की मुट्ठी में एक बैंक की एक ब्रांच हो गई है पूरी की पूरी, ठीक है। लोड ऑन ब्रांचेस पर लोड कम पड़ गया, वहाँ के लोगों को अब काम कम करना पड़ गया, जिससे कि उनके काम में एक्यूरेसी आई है। क्योंकि फाइनेंस का काम, आप लोग भी अकाउंटेंसी करते हो, आप समझते हो कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कितनी मिस्टेक्स होने के चांसेस है। जरा सा भी हमारा ध्यान इधर उधर होते ही एक रिस्की वर्क होता है, तो उनके ऊपर वर्कलोड कम होने से क्या है, जो है लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन, जिससे उनके काम में एक्यूरेसी आती है। और ये क्या आ गया, ये कुछ और आ गया क्या? हाँ जी, तो इस तरह से आपको ये बैंकिंग के बेनिफिट्स वगैरह पता लग गए हैं। तो और आप, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप अपने चारों तरफ देखते हो, तो आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगा, और इसमें से आपके क्वेश्चंस बहुत तरह के बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? आपने कभी इंश्योरेंस के बारे में सोचा है क्या होता है? क्या होता है बताओ इंश्योरेंस में? और बताओ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता होगा। इंश्योरेंस को ये कहा जाता है कि इट स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ अ पर्सन ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन्स। एक व्यक्ति का रिस्क बहुत सारे, या एक व्यक्ति के लॉस को बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है इंश्योरेंस के थ्रू। इस लाइन का क्या मतलब है? हम जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्या करते हैं, हम साथ में प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम पे करने का मतलब क्या है कि हमने जो कवर लिया है इंश्योरेंस का, अपने को जो हमें लगता है कि हमें रिस्क हो सकता है, उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमारे से प्रीमियम कलेक्ट करती है। और वो एक हमारे से अकेले से तो नहीं करती, बहुत सारे लोगों से प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है। तो क्या वो लॉस सभी व्यक्तियों को हो जाता है? जो ये इंश्योरेंस का जो सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बेस पर चलता है। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है मैथ्स में, है ना? चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, है ना? तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर इंश्योरेंस चलता है, और ये एज्यूम किया जाता है कि चांसेस ऑफ एन अकरेंस ऑफ अ लॉस टू इंश्योर्ड इज वेरी लो, बट रिस्क इज इक्वल टू एवरीबडी। हर व्यक्ति को रिस्क है ना। जैसे अब कोरोना हुआ तो सभी को रिस्क था, लेकिन क्या ही हमें पता था कि हर व्यक्ति को होगा? अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, हम सेफ्टी गाइडलाइंस को पूरा करेंगे, तो हर व्यक्ति को नहीं होगा। तो इसमें इसी तरह से अब ये जो है सब चीज़ें प्रोबेबिलिटी के बेस पर इंश्योरेंस कंपनीज वर्क करती हैं। और ये कहा जाता है कि जब वो सबसे प्रीमियम कलेक्ट कर रही हैं, तो अगर मान लो उन्होंने 1000 लोगों से प्रीमियम कलेक्ट किया, तो 1000 में से अगर 10 लोगों को रिस्क हुआ, लॉस हुआ, तो उस लॉस को कहाँ से पूरा किया जाएगा? बाकी लोगों ने जो प्रीमियम पे किया है उसमें से जो कलेक्टेड अमाउंट है उसमें से उस व्यक्ति के लॉस को, मॉनेटरी लॉस को पे ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो लॉस है हैज़ बीन स्प्रेड टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स। और बाकी इंश्योरेंस कंपनीज बाकी पैसे का क्या करती होंगी? इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंस कंपनीज के रूप में काम करती हैं, ठीक है। ये जो प्रीमियम का पैसा होता है उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती हैं और उस पैसे पर अर्निंग भी करती हैं। जो प्रीमियम होता है उस पैसे के ऊपर वो अर्निंग करती हैं। ये पूरी इंश्योरेंस कंपनीज
में इतना एम्प्लॉयज़, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सेटअप चलता है, ये कैसे चलता होगा, कहाँ से आता होगा उनके पास, इनकम कहाँ से होती है इनकी? जो हम प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम को वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती हैं, एज लोन देती हैं, फाइनेंस कंपनीज की तरह से वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरह से इकोनॉमी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प हुई कि नहीं हुई? एक तरह से बैंकों में आप पैसा जमा करते हो कि हम जब मर्जी निकाल लाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी में भी आप पैसा जमा कर रहे हो, लेकिन पैसा आप जब मर्जी नहीं निकाल सकते, वो आपको तब मिलेगा जब आपको कोई लॉस होगा, आपका कोई खर्चा होगा, यही होगा ना। उसमें बैंकों में आप अपनी मर्जी से पैसा जमा करते हो, जितना आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है आप वो जमा कर देते हो और जब मर्जी निकालने की आपको फैसिलिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या, आप अपना पैसा एक फ़िक्स अमाउंट, एक फ़िक्स इंटरवल पर इंश्योरेंस कंपनी को देते हो और आप इस बात से श्योर रहते हो कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई इस तरह की जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, तो वो प्रॉब्लम मेरा इंश्योरेंस कंपनी पे ऑफ कर देगी। ठीक है, तो एक तरह से उसके पास फाइनेंस इकट्ठा हो गया और उस फाइनेंस को वो उन लोगों को देती है जिनको उस फाइनेंस की ज़रूरत। तो इंश्योरेंस कंपनी भी एक तरह से मीडिएटर का काम कर रही है, लेकिन इसमें बस फैसिलिटी ये नहीं है कि आप जब मर्जी पैसा विड्रॉ कर सको। वो डिपेंड करता है। एक लाइफ इंश्योरेंस ओनली एक ऐसा इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस इज अ इंश्योरेंस वेयर जो हम पैसा वट एवर वी पे इज रिटर्न्ड टू द इंश्योर्ड। जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है उसको इंश्योर्ड कहा जाता है और जो व्यक्ति इंश्योरेंस कर रहा है उसको इंश्योरर कहा जाता है। इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में व्यक्ति की लाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है कि अगर व्यक्ति की लाइफ ना रहे तो उसके जो सर्वाइवर्स हैं उनको फाइनेंशियली या मॉनेटरी लॉस ना हो। इमोशनल लॉस तो होगा, अगर आपका कोई नियर एंड डियर गया, आपका बहुत ही क्लोज कोई व्यक्ति गया तो आपको इमोशनल लॉस तो होगा, लेकिन मॉनेटरी अगर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट थे तो वो आपको कुछ हद तक पूरा करती है। वो व्यक्ति को पहले चूज़ करना होता है कि वो कितना अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहता है। तो इसमें एक आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस में कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। इसमें कुछ पॉलिसीज़, ज़्यादातर पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो दोनों तरह का काम करती है कि अगर वो व्यक्ति सर्वाइव कर गया जब तक उसने पॉलिसी ली थी, जैसे मान लो उसने 20 साल की पॉलिसी ली थी, सर्वाइव कर गया तो उसे 20 साल बाद वो पैसा उसको खुद को मिल जाएगा। और अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाया, बीच में उसकी डेथ हो गई, तो उसके परिवार वालों को वो पैसा मिल जाएगा और कोई प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सर्वाइव करता है और जब तक वो रहता है तब तक उसे हर साल या हर मंथ जैसी भी उसने पॉलिसी ली हो उसको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। वो पैसा एक तरह से उसका जुड़ता चला गया, जैसे बैंक में पैसा जुड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर उसे बोनस भी देती है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे से कुछ अर्निंग कर रही है तो उस अर्निंग में उसको हिस्सा भी देगी। जैसे बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है ऐसे इंश्योरेंस कंपनी से हमें बोनस मिलता है। और जब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और वो व्यक्ति अगर सही सलामत है तो वो पैसा कंपनी उसको दे देती है, और अगर वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस व्यक्ति के सर्वाइवर्स को वो पैसा विद बोनस दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी का ये कंसेप्ट है। हाँ बोलो। पूरा वो अमाउंट वो पहले बताता है वो कि मैं, जैसे मान लो अगर व्यक्ति को लगता है कि मैं 20 लाख रुपए के लिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो 20 लाख के हिसाब से उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, तो वो अपनी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी देखेगा कि मैं कितना प्रीमियम हर साल पे कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी लाइफ की, क्योंकि हर किसी भी व्यक्ति की आप और चीज़ों की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो, मकान की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो, दुकान की, सामान की, सभी चीज़ों की, लेकिन किसी व्यक्ति की लाइफ की वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकते, या वो अपनी लाइफ में कितना अर्न कर सकता था, फ्यूचर में जाकर क्या अर्न कर सकता था, ये हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो वो व्यक्ति इस वक्त जो उसकी अर्निंग है उसके बेस पर वो अंदाज़ा लगाता है कि मैं कितना प्रीमियम अपनी सैलरी में से या अपनी इनकम में से
सेव कर सकता हूँ, और उसके बेस पर उसकी लाइफ की वैल्यू वो खुद ही डिसाइड करता है कि मेरी लाइफ की समझ लो ये वैल्यू है, उतनी वैल्यू का वो इंश्योरेंस करवाता है। और उस इंश्योरेंस वो अमाउंट अगर उस व्यक्ति की उससे पहले डेथ हो जाती है तो वो जितना भी, मान लो उसने 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया है तो उसे 20 लाख रुपए कंपनी उसको दे देती है, उसकी फैमिली को, प्लस उसने और बेनिफिट्स देती है। तो वो ये चीज़ें, इसको कहते हैं हम, इंश्योरेंस कंपनी भी अपने प्रोडक्ट बनाती हैं। आपको पता है ना, इंटेंजिबल गुड्स और टेंजिबल गुड्स। तो इंश्योरेंस कंपनी इंटेंजिबल प्रोडक्ट बनाती हैं। वो अलग अलग, अगर आप कभी ऐड देखे हो या आपको मैंने प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए बोला है इंश्योरेंस के ऊपर, आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग पॉलिसीज़ निकालती हैं। पॉलिसीज़ के नाम होते हैं, जैसे जीवन आनंद पॉलिसी आपने कभी सुना होगा, जीवन सुरक्षा, या सुकन्या बीमा योजना सुनी होगी, या वैसे होते हैं जीवन लाभ पॉलिसी, ये LIC बोल रही हूँ मैं। इसके अलावा पहले क्या था कि जो इंश्योरेंस था केवल पब्लिक सेक्टर में था। पब्लिक सेक्टर समझ रहे हो? सिर्फ एक LIC एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। LIC की शुरुआत किसने की थी? गवर्नमेंट सेक्टर में की गई थी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के रूप में, और आज भी वो पब्लिक सेक्टर की ही कंपनी है। हालांकि इसका सुना है हमने कि ये इसका प्राइवेट इशू भी आ रहा है, पब्लिक इशू आ रहा है। पब्लिक इशू का मतलब कि उसके अब हम आम जनता के लोग भी उसमें शेयर्स खरीद कर उसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। नहीं तो आज भी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो केवल गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ने उसकी स्टार्टिंग की थी। लेकिन 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन आया, उसके बाद से इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया। यानी कि लाइफ, पहले केवल मोनोपोली थी लाइफ इंश्योरेंस की। आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ने भी इंश्योरेंस अपनी कंपनीज अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे बहुत मशहूर जो है इंश्योरेंसेस हैं, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, HDFC इंश्योरेंस, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो वो अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में चल रहे हैं ये। तो वो लोग अपने अपने कस्टमर्स की बहुत, जैसे होता है ना कि हर व्यक्ति अपने प्रोडक्ट में ये वाला चीज़ पसंद नहीं आई तो मुझे ये वाली चाहिए, ये वाली, तो वो अलग अलग तरह के बेनिफिट्स के साथ बहुत तरह की पॉलिसीज़, हर कंपनी आज एक दूसरे से कंपटीशन भी कर रही है, तो पॉलिसीज़ वो निकालती हैं अलग अलग तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो व्यक्ति को जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस सूटेबल लगती हैं, उसको सूट करती हैं, वो पॉलिसी खरीद सकता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम पेमेंट करना स्टार्ट कर सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस को कहा जाता है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। और ऐसे ही सर उठा के जियो, एक आता था ऐड HDFC का, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे, हर एक ने अपने अपने ये लोगो बना रखे हैं। तो इसका मतलब यही है कि व्यक्ति को एक तरह से वो सुरक्षा दे रहे हैं कि आपकी रिटायरमेंट की सुरक्षा भी हो गई, इस तरह से कि अगर आप ठीक ठाक रहे, सही सलामत रहे, तो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा जिससे कि आप अपनी ओल्ड एज को बहुत कंफर्टेबली निकाल सकते हो। और अगर आपको कुछ हो जाता है तो बाद में आपकी फैमिली अपनी लाइफ को ढंग से जी सकती है, ये सुरक्षा देता है। तो लाइफ इंश्योरेंस को एश्योरेंस भी बोला जाता है। एश्योरेंस का मतलब इसमें आपको एश्योरेंस मिली है कि आपको पैसा आपका मिल ही जाएगा। लेकिन जो अदर इंश्योरेंसेस होते हैं, अदर इंश्योरेंसेस बताया ना मैंने आपको, जनरल इंश्योरेंसेस, उसमें ये फैसिलिटी नहीं होती। कौन सी फैसिलिटी? कि आपको पैसा वापस मिलेगा। उसमें केवल तब होती है कि अगर आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई और उसमें आपको मॉनेटरी लॉस भी हुआ। जैसे आपके घर, आपने मान लो अपने घर में इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट करवा रखा है कि मेरे घर में चोरी ना हो जाए या मेरी फैक्ट्री में चोरी ना हो जाए। इंश्योरेंस में आपको लिखवाना होता है कि मैं किस चीज़ के अगेंस्ट अपना इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ। मान लो आपने आग के प्रति इंश्योरेंस करवा रखा है, फैक्ट्री में आग लग गई लेकिन मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, उसको तुरंत बुझा दिया गया, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। उतना ही मिलेगा जितना लॉस हुआ, क्योंकि और चीज़ों का लॉस मेजरेबल है, सिर्फ लाइफ का लॉस मेजरेबल नहीं है। तो उसमें तो जो अमाउंट हम इंश्योर करवाते हैं पूरा मिल जाता है। लेकिन अदर इंश्योरेंसेस में अगर आपने अपनी शॉप का इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का करवाया, आग लग गई, सामान सिर्फ 20,000 का जला, तो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। हाँ जी, क्योंकि इंश्योरेंस ये कहता है कि इंश्योरेंस का जो एम होता है टू ब्रिंग द पर्सन बैक टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वॉज प्रायर टू हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट। यानी कि इस दुर्घटना के होने से पहले
उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको वो उसी फाइनेंशियल कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं, उससे कोई व्यक्ति बेनिफिट नहीं उठा सकता। ठीक है, तो उसमें यही है कि जो अदर इंश्योरेंसेज होते हैं वो एश्योरेंस नहीं होती। एश्योरेंस समझ रहे हो? एश्योरेंस का मतलब श्योरिटी देना कि आपको ये मिलेगा मिलेगा। एश्योरेंस हो गई। एश्योरेंस कौन से इंश्योरेंस में होती है? लाइफ इंश्योरेंस में एश्योरेंस है कि आपको पैसा मिलेगा मिलेगा। लेकिन अदर इंश्योरेंसेस में पैसा तभी मिलता है जब मिस हैपनिंग हो जाए, और उस मिस हैपनिंग के होने पर आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो। जैसे आपने कभी ये तो सुने होंगे, बहुत मेडिक्लेम करवा रखे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ, ये सुना आपने? अब मेडिक्लेम लेना, मेडिक्लेम नहीं पता आप लोगों को? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस बोलते हैं। उसका आपने को पता है सिस्टम क्या है? ये तो आपको ज़रूर पता होगा, क्या सिस्टम होता है? किसी को नहीं पता? सुना है? आपके घर में किसी ने नहीं लिया हुआ? वो तो अलग है। मेडिकल इंश्योरेंस किसने लिया हुआ है? किसी के घर में नहीं लिया हुआ? अच्छा, प्रधानमंत्री वो वाला जन सुरक्षा योजना में 12 रुपये कटते हैं, वो लिया हुआ है किसी ने? मेडिकल इंश्योरेंस अगर नहीं लिया हुआ तो आप अपनी फैमिली में भी बोलो लें। वैसे तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने भी बहुत ये आयुष्मान भारत योजना चलाई हुई है। मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स को कि हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे को पहले से अंदाज़ा लगाकर अपना इंश्योरेंस करवाते हैं और बदले में प्रीमियम पे करते हैं। जैसे मान लो एक फैमिली है 4 मेंबर्स की और उसने कहा हमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का जितना भी खर्चा होगा अप टू 5 लाख रुपीज़ वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो मेडिक्लेम में होती है, मेडिकल इंश्योरेंस में होती है, और उसमें भी अगर हॉस्पिटलाइज व्यक्ति नहीं हुआ तो कोई इंश्योरेंस नहीं होगा। और ये जो इंश्योरेंस होते हैं वो 1 साल के होते हैं। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने आज इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आज क्या तारीख है? 11 नवंबर, तो 11 नवंबर से अगले साल की 11 नवंबर तक वो व्यक्ति इंश्योर्ड रहेगा उस प्रीमियम पर। उसको फर्दर अगर अपने आप को इंश्योर्ड करना है तो उसको दोबारा से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। हेल्थ कार्ड, गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड भी आजकल बन रहे हैं, नहीं तो हम लोग अपने प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं। और अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो फिर हम देखते हैं उनके पैनल पर हैं नहीं हैं, और फिर कैश नॉन कैश की फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं। तो उससे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज हमारा मेडिकल का खर्चा देती हैं। तो जैसे मेडिक्लेम होता है ऐसे फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं। नहीं, वो अलग अलग, वो मैं बता रही हूँ ना, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट्स होते हैं। आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया है? अगर आप कह रहे हो 70-30% का रेशियो है कि 30% हम बियर करेंगे, 70 वो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम, जैसे वही वाली बात है, आप जितना पैसा पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलेंगी। आप 70-30% वाला ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम जो है आपका कम जाएगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल में हॉस्पिटलाइज हुए तो उस वक्त आपको 30% बियर करना पड़ेगा। आप 100% वाला ले रहे हो कि पूरा कंपनी लेगी, तो यही कि मैं आपको बता रही हूँ, हर कंपनी अपना अपना अलग अलग बेनिफिट्स का एक प्रोडक्ट आपको शो करती है। आपको वो बताती है कि मेरे इस प्रोडक्ट में ये है, इस प्लान जिसको हम कहते हैं ना, जैसे आपने फ़ोन के रिचार्ज प्लान सुने हैं, तो ये क्या एक तरह से प्रोडक्ट है, तो उनके अपने प्रोडक्ट होते हैं। आप जैसा प्रोडक्ट लोगे वैसा आपको बेनिफिट मिलेगा। बाद में जो थर्ड वगैरह पैसे हम सबमिट करते तो बाद में मिलेंगे, वो पैसे नहीं मिलते, वो ख़त्म हो जाते हैं। वो एक तरह से आपका लगातार चलता रहता है ना, रिन्यू करवाते हो तो आपको, अगर पॉलिसी आपकी एक्टिव है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं। चलिए।